होम्स आर नॉट नेसेसरली असेट्स। कितनी बड़ी वैल्यू होती है साउथ दिल्ली में? 400 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। वाह, कम करा देंगे, आप आओ देखो तो सही। सबसे पहला क्वेश्चन ब्रोकर पूछते हैं, आपका बजट क्या है? बजट नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। सोचो आप मेरे फ्रेंड हो, आप कहते हो यार मेरे को ना एक गाड़ी खरीदनी, मैं ये थोड़ी कहूंगा यार तेरा बजट क्या, मैं कहूंगा कैसी गाड़ी खरीदनी। दिस शोज दैट यू केयर। और अगर आप उसकी केयर नहीं करते और आप सोच रहे हो वो आपको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमीशन दे, तो ये सेल्समैन इनकॉम्पिटेंट है, अनट्रस्टवर्दी है, फ्रॉड है साला। एनआरआई साउथ दिल्ली में भी इन्वेस्ट करते हैं या नहीं? India overall, especially in NCR, rental return is very low. So it is a very poor investment to buy a builder floor or an apartment and put it on rent. अभी अगर आपके पास आज 100 करोड़ हो तो आप घर नहीं खरीदोगे अपने लिए? Hi, and welcome to another exciting episode of the Real Better podcast, जहां हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू द रियल एस्टेट हीरोज एंड एक्सपर्ट्स और एजुकेट करने की कोशिश करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। हमारा मिशन है टू प्रूव टू यू माय बिलीफ दैट रियल एस्टेट हमेशा से सही था, सही है और हमेशा सही रहेगा। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आशुतोष बोगरा, जो कि साउथ दिल्ली की लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में एक जाना माना नाम है। साथ ही साथ ये YouTube पे भी एक इन्फ्लुएंसर है और इनकी 1.35 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे ये एपिसोड शूट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया है और आशुतोष जी की जो एनर्जी है वो माइंड ब्लोइंग है। आई होप आपको भी ये देखने में उतना ही मज़ा आएगा। सो लेट्स डाइव इन। हाय आशुतोष जी। Hi bro. वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग टू गुड़गांव। हम ना हमेशा इस चैनल पे ये सोचते हैं कि हम रियल एस्टेट के स्टार्स को लेकर आएंगे। आज आपको देख के ऐसे लग रहा है कि वाकई कोई रियल एस्टेट का स्टार, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हमारे स्टूडियो में आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने कभी सोचा नहीं कि बॉलीवुड ज्वाइन करूं, मैं कहाँ रियल एस्टेट में आ गया हूँ? हाँ, वो भी कई बार ही सोचा, बट बिफोर दैट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। और अब आपने मुझे इतना ऊपर चढ़ा दिया है तो हो सकता है कि अब मेरे आंसर्स थोड़े से कॉकी हो जाए उसमें। नहीं, ठीक है सर, आपका इतना रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है एंड साउथ दिल्ली में जो आपने एक्सपीरियंस बनाया है, जो आपने क्लाइंटेल बनाई है, दैट इज़ अमेजिंग। एंड जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपकी स्पेशलिटी है साउथ दिल्ली के अंदर। सो आज हम साउथ दिल्ली से रिलेटेड सारी बातें आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बिल्कुल हो जाए। सो शुरुआत करते हैं जर्नी से। आपका जो पढ़ाई थी वो सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग साइड पे थी, वहाँ से ये रियल एस्टेट में आना कैसे हुआ? आपकी जर्नी रियल एस्टेट में कैसे स्टार्ट हुई? थोड़ा सा शुरू से बताओ। तो शुरू से बताते हैं। तो बेसिकली यू कुड से माय फादर वाज इन द आर्मी। अच्छा, ठीक है, तो वो आर्मी एक्स आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। तो हम बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ठीक है। और आज भी अपने दिल में मिडिल क्लास ही हैं, और शायद पैसे भी इतने हैं नहीं कि हम बोले कि हम बाहर आ गए। पर ठीक है, पहले पहले लोअर मिडिल क्लास थे, अब थोड़े अपर मिडिल क्लास हैं, हम ऐसा सोचते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं कर रहा था तो मेरे को हमेशा ना जैसे लॉजिकल चीज़ों में मेरा दिमाग बड़ा अच्छा चलता था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे 9th-10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती थी, ओके। यू नो 2+2 करने में मज़ा आता था। फिर मैं अकाउंटेंसी में चला गया, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। ओके। फिर क्या हुआ, उन दिनों में सारा सॉफ्टवेयर चल रहा था। लोग 16 साल की एजुकेशन पूरी करते थे, या यूएस या कनाडा में चले जाते थे और 1 लाख रुपए महीना कमा लेते थे, है ना? तो ये अरे 1 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं, है ना? मैं भी ऐसा कुछ करना था, तो फिर मैं सॉफ्टवेयर में चला गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर में भी क्या था कि प्रोग्रामिंग वगैरह बड़ी लॉजिकल होती है, तो आई वाज वेरी गुड एट इट। गुड ऐसे मतलब मेरे को मज़ा आता था, तो जिस चीज़ में मज़ा आता है अपने आप गुड हो ही जाते हो। या तो वो करते 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 जब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसे, थोड़ा सा नौकरी की, कुछ समझ आना शुरू हुआ, तो समझ आया यार मज़े तो नहीं आ रहे। और जो सीख रहे थे और जो कहानियाँ सुनी थी स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है। या तो बेसिकली हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। मैं वैसे स्टार्टिंग में तो बड़ा एक्साइटेड था, चल यार फाइनली आई एम गोइंग टू मेक माई ओन मनी, और मैं कुछ पैसे उड़ाऊंगा, कुछ तफरी करेंगे, कुछ मज़े वज़े करेंगे, तो थोड़ा फ्रीडम सा मिली। हाँ, थोड़ा माइंडसेट भी वैसे ही था उन दिनों में। बिगड़ा बच्चा था जो भी कह लो। तो उस एंगल से शुरू किया, पर फिर जब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ 2 4 6 महीने में कि मज़ा नहीं आ रहा और पैसे भी नहीं आ रहे। या, तो मेरे फादर कहते रहते थे यार मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बनता, मैं क्या करूँगा,
तुम लोग तो करते नहीं हो। तो मुझे था यार रियल एस्टेट थोड़ी करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी बन जाएंगे यार, इतनी मतलब पढ़ाई समझो। करके। मतलब जब नहीं भी की थी तब भी था प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी बनना है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो होता है, ये होता है, ऐसा कुछ बनेंगे, ये तो कोई भी कर लेता है। और जब तक आपके अपने फादर बोल रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, तो आप सोचते हो कि यार या ये तो गलती है, ज्ञान दे रहे हमें ज़्यादा पता है, हर टीनेजर को ज़्यादा पता है। या तो फिर हुआ क्या, लेकिन एक दिन मेरे घर पे कोई आया मेरे फादर से मिलने। तो हमारा ना सेकंड फ्लोर पे पापा का ऑफिस होता था और फर्स्ट पे हमारा घर था जैसे, ठीक है। पर नीचे आने का रास्ता फर्स्ट फ्लोर के अंदर से ही था। ओके। तो वो बंदा आया और वो आके ऐसे चला गया वहाँ से। सो आई सॉ द गाय, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बंदा नहीं याद कौन था, थोड़ा सा हैवी सा था, चेन वेन पहनी हुई थी, एक दो बटन वटन खोले हुए थे। और मैंने देखा और मैंने कहा पता नहीं कौन है, ऐसे बंदे को घर में भी क्यों घुसा है, मतलब समझ रहे हो। या मैं बाबू जी ये कौन है, मैं कहता ये वो है ऐसे ऐसे करके एजेंट है, अच्छा काम करता है ये। एकदम से ना जब मैं अच्छा काम करता है, मतलब अच्छा अच्छा कैसे पता चलता है। कितने पैसे? हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, पर महीने की एक डील कर लेता होगा। मैं अच्छा बस इतना ही, मैं एक डील क्या होती है, और 2-4 लाख रुपए आ जाते होंगे उसको। तो मैंने कहा 2-4 लाख रुपए तो मुझे साल में भी नहीं आते। या एग्री। अगर मेरा प्रमोशन हो गया, मैं टीम लीडर बन गया, तब भी नहीं आएंगे। या तो वहाँ ना मेरा दिमाग कहीं शिफ्ट हुआ कि यार अभी तक तो ना पैसों का कभी सोचा नहीं था, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग दैट आई एंजॉय, बट आई वाज नॉट एंजॉयिंग व्हाट आई वाज डूइंग। या तो इफ आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय, तो आई माइट एज वेल मेक सम मनी। वो कहते हैं ना, अगर रोना भी है, मैं मर्सिडीज में बैठ के रो के ज़्यादा खुश हूँ, पर वर्स्ट के सिनेरियो में मैं साल की एक डील तो कर ही लूँगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं पापा के साथ बैठा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कैसे काम होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। मैं पहली बारी आई स्टार्टेड टू रियली लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड। विच ईयर वाज दिस? 21 साल पहले की बात होगी आई थिंक। सो वही मैंने डिसीजन लिया कि यार ये करते हैं, एक डील तो कर ही लूंगा। और पैसों के ऐसे कोई वांदे थे भी नहीं ना, घर वाले बिठा रहे के खिला रहे थे, घर में रह रहा था, कोई दिक्कत थोड़ी थी, कोई और- अपने पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी, या अपनी चीज़ों के लिए तफरी के लिए चाहिए थे बेसिकली। सो आई टुक अ डिसीजन, आई कॉल्ड अप माय टीम लीडर, आई सेड मैं छोड़ रहा हूँ। इमीडिएटली वहीं से पापा के साथ बैठ के पापा बड़े खुश कि यार फाइनली ये मेरे साथ काम करेंगे मेरे बच्चे, तो मजा आ जाएगा। तो तब तक जब तक उन्होंने सारा कुछ समझाया ना मेरे डैड ने, तो मेरे को ये समझ आ गया कि यार अगर कोई भी बंदा ठीक से काम करेगा और ठीक से नहीं भी करेगा तो भी इतने कमा जाता है बंदा। या तो एग्री। पैसों वाइज शायद यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये था कि यार बेइज्जती वाली बात है कि मैं रियल एस्टेट एजेंट बन गया, कि मैं कोई सक्सेसफुल आदमी में नहीं गिना जाऊंगा अनलेस आई डू वेरी वेल। या तो ये कहीं ना कहीं था। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ना गैप्स इतने ज़्यादा हैं, इस इंडस्ट्री में लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई भी बंदा मन लगा के काम करे तो वो पैसे तो बहुत बना सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो और अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप पैसे तो बहुत बना सकते हो इस इंडस्ट्री के एंड अंदर। दिस अप्लाइज एवरीवेयर। Yeah. आप आज कहीं भी जाओ, आप किसी शोरूम में कपड़े खरीदने भी जाओ, अगर वो बंदा आके आपकी हेल्प करता है, Yeah. आप उस बंदे को यूज करना चाहते हो। Yes. ऐसे लोग नहीं मिलते, एग्री। और रियल एस्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। रियल एस्टेट के अपने रीजंस हैं, इसलिए नहीं कि रियल एस्टेट एजेंट जो बंदे बने हैं उनमें कमी है या वो खराब लोग हैं। Yeah. ये ना एक सेल्स का काम है। Yeah. इसमें रिजेक्शन बहुत हिट करती है। ये मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया, मेरे साथ हुआ स्टार्टिंग में करियर में ना यार, 1 महीने से 20 लोगों को प्रॉपर्टीज दिखाई है, किसी ने ली नहीं, फ़ोन उठाने और बंद कर दिया। Yeah, एग्री। तो अच्छा क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप इतने एक्साइटेड होते हैं ना, तो लगा यार मैं इस महीने ना ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टियां बेच दूंगा, मुझे 40 से 50 लाख रुपए तो कमीशन ही आने वाली है 1 महीने के अंदर। ऐसे उस टाइम तो लगता है ना आग लगा देंगे। मैंने एक ही घर दिखा दिया, 50 करोड़ रुपए का घर, 5 लोगों को दिखा दिया, एक तो ले ही लेगा यार। 50 करोड़ रुपए का घर बेचूंगा मैं तो 1 करोड़ रुपए कमीशन आ जाएगी टोटल दोनों तरफ से, या Yes. और व्हाटएवर यू नो, या एक नए बंदे के लिए 10-20 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं 10,000 रुपए कमाता था यार, क्या छुपाना, यू नो। तो 10,000 वाले को पूरे साल की सैलरी भी आ जाए 1,20,000 रुपये तो बहुत है। Yeah. और ऐसे में 10, 20, 50 लाख की संभावना भी दिख जाए। अच्छा फिर लोग गायब हो जाए, फिर कुछ होना, ऊपर से कोई आपको मिसट्रीट भी कर दे, क्योंकि आप नए हो, आप गलतियां करते हो। Yes. आप उसको बिना बात की गाइडेंस दे रहे हो, वो कह रहा है साला तुझे पता तो है नहीं कुछ, चल निकल, है ना, बेइज्जती हो जाती है। तो आप डिजेक्टेड फील करते हो, और ये हर सेल्समैन के साथ शायद होता है, हमारे साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें लगता है हाय मेरा 20 लाख का नुकसान हो गया। यस एग्री। जेब से हमने चवन्नी नहीं लगाई होती। नुकसान तब होगा जब आपने 20 लाख रुपए लगाए और वो डूब गए।
नोशनल लॉस हो जाता है ना हाँ, कि हमारा। आने ही वाले थे बस। या So that's where then maturity starts to set in. या You have to look at things more in a matured manner. You have to see, you have to learn आप क्या नहीं कर रहे, क्या गलत कर रहे हो। क्योंकि मुझे तो ये सीखने में, इस लेवल पे आने में बहुत साल लगे कि यार मैं रियलाइज़ करूँ कि मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ। या मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, ये सारी मार्केट, सारे कस्टमर, बिल्डर, ब्रोकर, ये सारे पागल थे, यू नो। सो सम पीपल हैव दैट ह्यूमिलिटी फ्रॉम डे वन। या आई डिड नॉट, नाउ आई हैव। व्हेन यू आर यंग तो ये ह्यूमिलिटी हो भी नहीं सकती। हमें ऐसे लगता है जब हम कोई घर देखते हैं हमें लगता है वाओ दिस होम इज़ अमेजिंग, इसको तो मैं 1 महीने में बेच दूंगा। बट आप जब 10 20 30 40 लोगों को सेम घर दिखाते हो और वो फिर भी नहीं बाय करते, तब हमें लगता है यार मुझे अच्छा लगा बट देयर इज समथिंग मिसिंग जो लोग नहीं बाय कर रहे हैं। बट हमें ऐसा लगता है यार हमने घर दिखाया, आप यही ले लो, बाकी सब छोड़ो। एग्जैक्टली और बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें सीखने वाली, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करने वाली। आप जब खुद भी शॉपिंग करने जाते हो आप कैसे सोचते हो, जब पैसे खर्च करने वाले होते हो तो कैसे बिहेव करते हो। I would highly advise anybody who wants to understand all of this game should definitely buy and sell some shares क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे। एग्री। आपको ना इमोशन समझ आता है, हाय मैंने शेयर 500 रुपये का लिया था 400 का रह गया, या यार मेरा लेना रह गया 500 का अब 600 का हो गया है। और आपको उसके लिए कोई करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी में तो देखो लगाने पड़ते हैं, उसमें आपने 5,000 रुपये के शेयर नहीं लिए थे, उसमें आपको ऐसे फील होना शुरू हो जाता है। तो आप एजुकेट होते हो उसमें। एग्री। एंड शेयर मार्केट में जैसे आपने बोला, मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। मैंने भी शुरू में शेयर मार्केट में लाख रुपए लगा के सोचा था कि बस अब तो हम करोड़पति हो जाएंगे। बट धीरे धीरे आपको जब ट्रुथ सेट इन होता है तब ऐसे लगता है लाख के 50,000 ही रह गए। तो देयर इज समथिंग दैट वी डोंट नो एंड वी हैव टू लर्न। बट जैसे आपने बोला ना, इस रियल एस्टेट साइड में ना रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। हमें 100 लोगों से अगर हम बात करते हैं तो उसमें से 99 कई बार 100 के 100 भी हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। सो वहाँ पर हमारी कितनी विल पावर है या वहाँ पे हम अंदर से कितने स्ट्रांग है वो सेट इन करता है और वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। बट मैं ये कहूँगा ये होता इसलिए है बिकॉज वी ऑल हैव अ लैक ऑफ एजुकेशन इन द सब्जेक्ट। ओके। आपके कहने पे कोई आके 10 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की चीज़ ले ले, क्या दे रहे हो आप उसको है ना। तो पहले आपको वैल्यू ऐड करनी है। यस। क्या आपका ऐसा एक रिलेशनशिप लेवल है कि वो आपको खुल के अपनी सारी बात बताए, क्योंकि जब तक वो आपको बताएगा नहीं, वो नई जगह पे ले रहा है, कुछ रीज़न है। समझ लो रजौरी गार्डन से बेच के साउथ दिल्ली में कहीं आ रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो जब तक आपने वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं की, उसको थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आया, वो आपको बताएंगे नहीं। अच्छा, जब वो बताएंगे तो आप मिसयूज़ कर लोगे इसको, इसलिए वो नहीं बताते है ना। इसलिए तो धीरे धीरे पहले आपको ट्रस्ट डेवलप करना है और उसको ग्रांट करो कि हाँ जी सर कोई बात नहीं, आप आराम से करो, उसको दिखाओ, उसको हेल्प करो, उसको और इन्फॉर्मेशन दो, सर ऐसा होता है यहाँ पे, वैसा होता है, वो मुझे टाइम लगा, आप बिल्कुल सोचो। आप जब तक क्लाइंट को पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं कर दोगे, है ना, वो आपके जैसे आप मोबाइल फ़ोन भी खरीदने जाते हो, आप बताते नहीं हो मैं लाख रुपए का भी ले लूंगा अगर अच्छा हो, तो आप कहते हैं 50,000 का ही लूंगा मैं। अब तू बता तेरे पास क्या है, वो तो इतने का दे रहा है। हमें भी कस्टमर ये कहते हैं, अरे नहीं नहीं वो तो वहाँ तो ये प्रॉपर्टी 6 की मिल रही है, आप 6.5 कोट कर रहे हो। हम भी यही कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन वाले के साथ। सो अगर आपको ये सारी एजुकेशन है, अगर आप इस व्यू पॉइंट से सोच सकते हो कि यार पहले मैं उसको कंफर्टेबल करूँ, वो मेरा बंदा जब बन जाएगा तब वो मेरे साथ खुल जाएगा तो मैं उसकी हेल्प शायद कर पाऊंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू अंडरस्टैंड कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आगे वाले की और क्यों है पे अगर आप पहुंच गए तो आप उसकी बहुत हेल्प कर सकते हो। यस आई एग्री। सबसे पहला क्वेश्चन ब्रोकर पूछते हैं आपका बजट क्या है। बजट नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। सोचो आप मेरे फ्रेंड हो, आप कहते हो यार मेरे को ना गाड़ी खरीदनी है, मैं ये थोड़ी कहूँगा यार तेरा बजट क्या, मैं कहूँगा कैसी गाड़ी खरीदनी है। एग्री। सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए, क्यों चाहिए, मेक सेंस। फिर हम आएंगे कि अच्छा आपका फिर पैसे देख, ये आएगी 20 लाख की, वो आएगी 50 लाख की, दोनों बहुत बढ़िया हैं अपने अपने सेगमेंट में। आपको यार 50 का तो बजट नहीं है, 20 का है। एक जनरल कॉन्वर्सेशन ऐसी चलेगी। एग्री 100%, है ना। वैसे ही पहले बंदे की रिक्वायरमेंट समझो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ सर ठीक है कितनी बड़ी जगह चाहिए आपको, मतलब मैं 4 बेडरूम, अच्छा सर 4 बेडरूम 2000 फुट में भी आता है, 3000 फुट में भी आता है, मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। पर आपने कभी देखे हैं? हाँ हमने 500 गज का देखा है, वो मैंने कहा वो साइज़ चलता है आपको? हाँ वो चलता है।
ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे आप काम कहाँ करते हो, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये क्या है, वो क्या है, दिस शोज दैट यू केयर। या और अगर आप उसकी केयर नहीं करते Yeah. और आप सोच रहे हो वो आपको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमीशन दे, तो आपकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं कमी है। एग्री 100%। सुनो, वो पागल नहीं है जो 10 करोड़ रुपए कमा के लगा रहा है यार, उस थोड़ा सा दिमाग है ना। नहीं, वैसे भी आई बिलीव दैट सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप अच्छे सेल्समैन बन ही नहीं सकते हो। एग्जैक्टली। जब तक आप अगले की पेन पॉइंट नहीं समझोगे तब तक आप सॉल्यूशन कैसे दोगे उसको। एंड अगर आप उसकी पेन पॉइंट सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर वो आपके साथ डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक चीज़ मेरे को और बताओ, आपने नाम भी जो अभी कंपनी का रखा है बड़ा यूनिक नाम रखा है, बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम रखा है, तो क्या नाम है और उसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो नाम है ग्रे बियर्ड रियल एस्टेट। अब क्या था कि मैंने एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम KRC रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड था। Yeah. तो मैंने स्टडी की, तो मैं आई स्टडी एवरीथिंग। आई फील कि अच्छा मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, तो पहला पॉइंट ये है कि आई डोंट नो, दैट्स वेयर एवरीबॉडी शुड स्टार्ट फ्रॉम। पहले तो रियलाइज करो कि यू डोंट नो। इफ यू नो एवरीथिंग तो फिर आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। बट हर एजेंट को ऐसे ही लगता है आई नो एवरीथिंग, मुझे मत सिखाओ, आई नो एवरीथिंग। हर एजेंट को नहीं लगता, मेजॉरिटी को लगता है। जिनको नहीं लगता वो बहुत आगे चले जाते हैं क्योंकि वो सीखते हैं फिर। ओके ओके। किसी को भी नेटिवली कुछ भी नहीं आता बॉस। एक पायलट कितने साल ट्रेनिंग करता है, ऐसे थोड़ी है कि मुझे तो आता है मैं उड़ा लूंगा जी, मैंने वीडियो गेम में देखा है। कॉन्फिडेंस पे है नहीं नहीं, मैं नहीं सीख रहा जी, मैं उड़ा लूंगा। डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है, आपकी कहे मैंने सर्जरी करी तो नहीं है, पर जी मैं आपकी सर्जरी कर दूंगा। अरे हम हैं, विश्वास करो। हैं हम पंजाबी हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आप करा लोगे? बिल्कुल नहीं। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली पहले जब आपने रियलाइज कर लिया कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, फिर आप कुछ सीखो। तो ऐसे ही मैंने पता किया कि अच्छा यार हम तो इतने ऑब्सक्योर हैं। मुझे कहीं से ये पता चल गया, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि आपको कोई जानता नहीं है। Yep. कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने दिल में सोचता था काफ़ी साल काम करने का, मुझे रियल एस्टेट की बड़ी अच्छी नॉलेज है, मैंने काफ़ी डील्स भी करा लिए हैं और मैं ठीक बंदा हूँ। मतलब काफ़ी सारे बंदे मुझे पता है जो गड़बड़ है मार्केट में, मैं गड़बड़ नहीं हूँ। मैं उन बिल्डर्स के साथ भी काम नहीं करता जो गड़बड़ है, तो मैं किसी को फंसने भी नहीं दूंगा। तो मेरी तो बहुत वैल्यू होनी चाहिए। पर यार दूसरे को कैसे पता? तो एक तरीका है सबको बताओ जी हम बहुत बढ़िया हैं, पर सारे यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। तो बंदा सोचेगा जो तो सारे चोर हैं, वो बंदा यही अज्यूम करके चलता है कि फिर कि सारे चोर हैं क्योंकि उसने अपने आप को बचाना है। तो मैंने कहा चल वो ट्रस्ट भी शायद बाद में आएगा, पर पहले किसी को पता तो चले कि आशुतोष भोगरा कोई रियल एस्टेट एजेंट है, कुछ कर रहा है। तो हमने वहाँ से थोड़ा सा सीखना शुरू किया, तो ब्रांडिंग के बारे में पढ़ा। फिर मैंने US से कोर्स किया, विच रियली हेल्प्ड। फिर मैंने एक US से ही इसी का एक एडवांस कोर्स किसी और से किया। दैट वाज आई थिंक $5,000 या $10,000 का कोर्स था वो। करते हुए बहुत जान निकली कि यार कहीं ऐसे तो नहीं हुआ सारे वेस्ट हो जाएं, लाखों का अमाउंट हो गया है। तो पर उस बंदे की मैंने एक बुक पढ़ी थी जो बहुत दमदार थी, और मेरे बंदे से ना जूम कॉल भी पहले, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने उसका नहीं लिया, उसने मेरा इंटरव्यू लिया कि वो मेरे को कोर्स कराएगा नहीं कराएगा। मैं कहा यार पैसे भी मैं दे रहा हूँ, इंटरव्यू भी ले रहे हो, चलो कोई बात नहीं। He was happy with me, I was very impressed with him। मैंने कहा करते हैं। तो वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, तो ये पता चला कि यार सबसे पहले तो अपनी ब्रांड आपको एस्टैब्लिश करनी है। इट हैज़ टू स्टैंड आउट। एग्री। अगर सारे ही हरे कृष्णा प्रॉपर्टी और अमित प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी है तो किसी को कुछ याद नहीं रहता। ग्रे बियर्ड तो हमें कुछ नाम ऐसा ढूंढना था बेसिकली विच स्टैंड्स आउट। बट उसका भी एक्सट्रीम लेवल है, मेक्स अ पर्सन थिंक वाई, ये क्या नाम है। तो हुआ कि मेरी बियर्ड ना मतलब बहुत यंग एज से ही थोड़ी सी यहाँ ग्रे ही आती थी, तो कहीं से हुआ है ग्रे बियर्ड। तो मैं कुछ वीडियोस भी बनाता था अपनी कार में बैठ के, तो उसमें कहता था हेयर इज योर ग्रे बियर्डेड फ्रेंड, है ना। तो मेरे को आइडिया आया, तो वहाँ से हमने ग्रे बियर्ड रखा एंड इट वर्क वेरी वेल बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू थिंक अबाउट इट। ये ग्रे बियर्ड क्यों? सो आपने जब पढ़ाई करी होगी US से, तो आपको ये भी समझ आया होगा कि USPs भी बनानी पड़ती हैं। अभी क्या है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, हर कोई कहता है मैं नंबर 1 हूँ। जैसे आपने भी बोला, एवरीबडी क्लेम्स दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम नंबर 1। मैंने पीछे मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो आप किसी भी बिल्डर की वेबसाइट पे जाओ, किसी भी एजेंट की वेबसाइट पे जाओ, वो शुरुआत ही होती है आई एम नंबर 1 इन इंडिया, द नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंट इन इंडिया।
तो सीधा इंडिया भी डालने में ज्यादा लोग सीधा जाता इंडिया। नहीं। तो ऐसे लगता है यार सारे अगर नंबर 1 है तो फिर नंबर 2 तो कोई है ही नहीं। सेम इज विद द बिल्डर्स, बट जब आप उनको आगे देखो तो कोई यूएसपी नहीं है, कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, हर कोई बस ये कह रहा है कि मैं नंबर 1 हूँ, मेरे से ले लो, मेरे पे ट्रस्ट कर लो। सो आपने वैसा भी कुछ सोचा, कुछ यूएसपीज के स्टैंड आउट होने के लिए कैसे आप किसी को दिखाओगे कि मैं बाकियों से कैसे अलग हूँ? तो मैंने उस कोर्स में जैसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी जहाँ से मेरे को इससे पहले इसका आइडिया कम था। ओके। ये शायद कहीं माइंड में होगा कि हाँ यार वी शुड लुक गुड, वी शुड बी लुकिंग बेटर देन अदर्स, और वो ऐसा कुछ होगा। पर उस कोर्स में जाके मैंने ये सीखा कि टू स्टैंड आउट नंबर 1 थिंग इज कि वो चीज़ें मत करो जिसको हम कहते हैं क्लीशे, जो सारे करते हैं। एग्री। वी आर द मोस्ट एथिकल रिलीजियस रियल एस्टेट एजेंट्स। समझ रहे हो भाई, तेरी रिलीजियस को हमने क्या करना है? पर आप देखोगे जो खासकर ओल्ड टाइमर्स हैं वो इसी चीज़ पे माल बेच रहे हैं कि जी हम रिलीजियस हैं, आप हमारा ट्रस्ट कर लो। अभी तो मैंने ये भी देखे हैं, बहुत सारों ने अब लिखना शुरू कर दिया एक्स आर्मी, एक्स सर्विसमैन, बहुत सारे लोगों ने अब उसी को पकड़ लिया दैट आई एम एक्स आर्मी। तो मेरे फादर एक्स आर्मी थे, और बट दिस वर्क्स, तो वो लिखते थे अपनी एड्स में मेजर भोगरा। तो मेजर सुन के बंदा कहता था यार आर्मी वाले थोड़े ठीक होंगे, यू नो, मतलब एक आपको इंट्रोडक्शन थोड़ी सी ठीक मिल जाती है। बट दैट्स ट्रू, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट, बट स्टिल आई वुड से वो भी कहीं ना कहीं पे आपको इट मेक्स यू स्टैंड आउट। अच्छा कोई एक्स आर्मी है ना, एक माइंड में आता है। तो यूएसपीज जो आपकी होनी चाहिए ना, दे शुड इन माय व्यू पॉइंट शुड ऑलवेज बी इन द वेज दैट यू ऐड वैल्यू। ओके। नॉट बिकॉज आप बढ़िया बंदे हो, आपने अमेरिका से पीएचडी करी है, या आपके घर में दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, यू नो, हु केयर्स। ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट यह है कि मैं अपने क्लाइंट को क्या ऐसी सर्विस देता हूँ, क्या उसको ऐसा वैल्यू ऐड देता हूँ, है ना, कि वो मेरे से ले। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि बंदा पूरी मार्केट घूम के आया, मैंने एक चीज़ दिखाई और उसने एक ले ली। वाह। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है, ऐसा भी हुआ है कि मैं 6 महीने घुमाता रहा और मैं कुछ भी नहीं दिला पाया, एंड में जाकर उसने किसी और से कुछ और ले लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा आई एम द मॉडल ऑफ वर्च्यू और समथिंग, लेकिन तो ऐसे आप वैल्यू ऐड से हमेशा अपने वो बना सकते हो। एग्री। सो टेल मी, साउथ दिल्ली में हम जो देखते हैं, जो लिस्टिंग्स पढ़ते हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो आपने सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन कौन सी करी है, या साइट विजिट कौन सी कराई है आपने? कितनी ट्रांजैक्शन, कितनी बड़ी वैल्यू होती है साउथ दिल्ली में? होती तो है, अभी रिसेंटली एक पृथ्वीराज रोड पे प्रॉपर्टी आई है, 400 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ओह वाह। और ह्यूज गार्डन्स, 1 एकड़ से थोड़ा सा कम ही है। पृथ्वीराज रोड है, आई मीन इंडियाज रिचेस्ट आर गोइंग टू स्टे देयर और बाय देयर। 400 करोड़। वाह सर थोड़ा ठीक कम करा देंगे, आप आओ देखो तो सही। ये हमारा स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि 400 करोड़ से 380 कर लेंगे आप। तो इट इज़ अ लार्ज हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, बिग ओपन एरियाज। तो वो क्या है, लेटियन जोन है। लेटियन जोन में क्या होता है, जितना बना हुआ है उतना ही बना रहेगा, आप उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, या कभी भी नहीं बना सकते। हाँ, तो वो 4-1 हज़ार स्क्वायर फीट ही बना हुआ है, बस उतना ही रहेगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, वो भी सारे लॉन है चारों तरफ। और उसके अंदर बहुत बड़ा ड्राइंग रूम, 2 ड्राइंग रूम है, 2 डाइनिंग रूम है, और ऐसी 2-3 बेडरूम्स अलग कन्फिग्रेशन में अपने हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। बट साउथ दिल्ली में स्टार्टिंग रेंज भी काफ़ी हाई है। शुरुआत कहाँ से होती है? अगर किसी को आज साउथ दिल्ली में कोई सोचे भी लेने का, तो स्टार्टिंग रेंज क्या होती है? हाँ, सो साउथ दिल्ली इज़ वेरी लार्ज, ओके, ठीक है, लेकिन साउथ दिल्ली के अंदर छोटे छोटे थोड़ी सी वो विलेजेस वाली पॉकेट्स भी आती हैं जहाँ घर सस्ते होंगे। मैं करता नहीं, मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है, पर वहाँ पे भी शायद 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का कुछ ना कुछ होता होगा। नहीं, उनको छोड़ देते हैं हम। हाँ, हम साउथ दिल्ली कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर कॉलोनीज हैं, उसमें जनरली स्पीकिंग प्लॉट साइजेस 200 है। ओके। तो ना, तो वहाँ पे क्या सारा प्लॉटेड है, वो अपार्टमेंट सिस्टम तो है नहीं, तो 200 गज के प्लॉट है। कहीं जगह पे 100-125 गज है, जैसे मालवीय नगर, लाजपत नगर वगैरह में, पर वो माइनॉरिटी है, उसको अगर अलग रख दें कि आप कहते हो यार मुझे कोई डिसेंट चाहिए, 200 गज का फ्लैट आप लगा लो 5-5.5 करोड़ से शुरू होता है। ओह, शुरुआत ठीक ठाक कॉलोनी में 5 करोड़ है। ठीक ठाक कॉलोनी में। ओके, टॉप एंड नहीं बता रहा मैं आपको। एंड मीडियम रेंज में अगर हम जैसे डिफेंस कॉलोनी की बात करें या जीके की बात करें, तो वहाँ पे क्या रेंज स्टार्ट होती है? सो रेंज स्टार्ट तो जीके इज चीपर, डिफेंस कॉलोनी इज मोर, सो दोनों सेम सेगमेंट नहीं है। पर जीके में 208 गज का जो मैंने आपको बताया, 200 स्क्वायर यार्ड्स वुड बी इन द रेंज ऑफ 5.5 और सो,
अब ये 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द Yeah. लोकेशन. डिफेंस कॉलोनी वुड मोर बी 7 to 8. ओह वहाँ 217 गज होता है. ओके बट से अगर हम बात कर रहे हैं 300 से 500 गज के फ्लोर की, जो ज़्यादा हमारा जिसमें हम काम करते हैं, तो वो आप कह सकते हो 8 से लेके 15 करोड़ के बीच में कह लो. वाह, मतलब उससे कम तो साउथ दिल्ली सोचने का भी कोई फायदा ही नहीं है. हाँ, मतलब अगर आप 200 गज का देख रहे हो तो 5-5.5 करोड़ तो है ही. पर 5-5.5 करोड़ देखो, फ्रैंकली, एंड आई एम नॉट सेइंग इन ए बैड वे, पर मुझे किसी का फ़ोन आता है, वो कहता है मेरा 5 का बजट है, मैं यार कहता हूँ इसको कैसे अवॉइड करूँ, मेरे पास दूसरे कस्टमर्स हैं, उनके लिए काम करना है. Yeah. कोई 10 करोड़ का फ़ोन करता है तो हम कहते हैं सर आप आइए, आपको दिखाते हैं. Yeah. उसमें भी कोई ऐसी हमारे को आग नहीं लग जाती 10 करोड़ का कस्टमर आ गया, ऐसा नहीं होता. अगर कोई 20, 25, 50 करोड़, जैसे मेरे पास अभी 15 कस्टमर ऐसे होंगे, कहो तो लैपटॉप खोल के आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ, जिनका 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का बजट है. वाह. उनको ज़्यादातर बंगलोज चाहिए, तो बंगलोज महंगे हैं, कोठियाँ हैं. और मेरे पास उनके लिए कुछ खास है नहीं, और मैं अपनी दूसरी डील्स में इतना बिजी हूँ जो छोटी डील्स हैं इससे. Yeah. मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं तो 100 करोड़ की डील ही करता हूँ. मैं उनके लिए काम नहीं कर पा रहा, मैं छोटी डीलों में कर रहा हूँ ज़्यादा, 10-20 करोड़ 15 करोड़ जो भी. बट देर इज सो मच ऑफ कस्टमर. ये 15 तो हुआ है जो मैंने रिसेंटली नोट किए हैं. ये क्या होता है, 2-4 महीने निकल जाते हैं, इनके लिए कुछ मिलता नहीं है, कुछ खरीद लेते हैं या चले जाते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, मैं हटा जाता हूँ. कम से कम मैंने ज़्यादा नहीं तो 100-150 कस्टमर तो ऐसे वेस्ट किए हुए हैं आज तक, जिन पे मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि या तो मैं बिजी था, और दूसरा रिक्वायरमेंट थोड़ी टफ थी, जैसे भी उनको 500 गज का बंगलो चाहिए, पार्क फेसिंग ही होना चाहिए, कुछ अवेलेबल ही नहीं है. सो यू आर सेइंग कि डिमांड है साउथ दिल्ली में बट सप्लाई नहीं है, मतलब वहाँ पे बहुत डिमांड है. चैलेंज आपका सेलर ढूंढने का होता है रादर देन अ बायर. हाँ, तो देखो कोठियों में चैलेंज है. ओके. फ्लोर्स तो ऐसा है बिल्डर्स खरीद रहे हैं और बना ही रहे हैं. या अब कोठियाँ सेल पे कम आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ओनर्स हैं कोठियों वोठियों के, वो कहते हैं कि आप इसका वो कर लो, कोलैबोरेशन कर लो, मुझे 2 फ्लोर मैं रख लेता हूँ, 2 आपको दे देता हूँ, तो फ्लोर की तो फ्लो आ जाती है कहीं ना कहीं से. सप्लाई आ जाती है. कोठियों की बहुत कम आती है. अब कोठियों की भी जब आती है तो ज़्यादातर बिल्डर ही खरीद लेते हैं, या बिकॉज बिल्डर्स एक्ट फास्ट. वो आई, वो कहता है अच्छा मेरा 12 करोड़ का फ्लोर बिकेगा, 30 करोड़ की कोठी है, मेरी मीटिंग करा दो, डील कर लेते हैं. वहाँ जाके 28, 29, 30, 31 जो करना है या करके ख़त्म किया. सेल्फ यूज़र बेचारा सोचता है, वो कहता है अच्छा मैं अपनी बीवी को लाता हूँ, या यहाँ खड़े होकर देखते हैं जी यहाँ कैसा रहेगा, बच्चों का स्कूल कहाँ है, चल देख के आते हैं, पार्क कहाँ है. धूप आती है कि नहीं अच्छा आती. बीवी अवेलेबल ही नहीं है, या बीवी देख के हस्बैंड अवेलेबल नहीं है. सर तो संडे अवेलेबल होते हैं, आज तो मंडे है, फिर दादाजी आएंगे, फिर आंटी आएंगी, बच्चे आएंगे, तब तक बिल्डर तो डील कर जाएगा. या सेल्फ यूज़र बेचारा जिसका सिर्फ 30, 40, 50 करोड़ का बजट है, उस बेचारे को तो डील तभी मिलेगी अगर या तो वो इंस्टेंटली बिल्डर की तरह डिसाइड कर पाए, या फिर जब बिल्डर मना कर देगा भाई इतनी महंगी नहीं ले सकता, मतलब मार्केट से महंगी होगी तभी उनको मिलेगी. ये तो बिल्डर लेके ख़त्म करेंगे ना. या एग्री. और बिल्डर की नेसेसिटी भी है. समझ लो आज आप एक बिल्डर हो, आपने 10-20 करोड़ रुपए के अपने फ्लोर बेच दिए, अब आपके पास पैसे आ गए, अगली कोठी आपको लगता है कि 30 की होनी चाहिए थी, पर मिल रही है 33 की, अब आप क्या करोगे? जो सेल्फ यूज़र है वो तो कहेगा यार हम ले ही नहीं रहे, हम ना गुड़गांव में ले लेंगे, हम फार्म ले लेंगे, हम किराए पे रह लेंगे. आप अगर ऐसा बोलते हो तो आपको तो अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा. आप ये थोड़ी कहोगे मैं खरीदूंगा ही नहीं, आप कहोगे यार लेंगे 33 के लेंगे, जो 12 करोड़ का फ्लोर बिकता था 13 का बेचेंगे कैसे भी करके, रेट बढ़ा देंगे. उनके लिए तो ये रॉ मटेरियल है ना, उनको अगर अपनी फैक्ट्री चालू रखनी है तो रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा. हाँ, तो वो तो नहीं रुक सकते. एग्जैक्टली. सो बिल्डर्स के साथ ये होता है, और जो सेल्फ यूज़र है उनको थोड़ा सा कोठी वगैरह खरीद पाना या ढूंढ भी पाना. अच्छा, फिर उनके क्राइटेरिया बड़े होते हैं. यस. भाई उन्होंने रहना है. अब उनको किसी ने कहा है जी आपका घर तो ईस्ट फेसिंग ही होना चाहिए या साउथ फेसिंग ही होना चाहिए, या हमें घर ऐसे ही चाहिए जो कॉर्नर ही हो, या जो पार्क फेसिंग ही हो. बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. बिल्डर को तो कुछ है ही नहीं. बिल्डर को फ्लोर कितने का बिकेगा? 12 करोड़ का. कोठी कितने की? 30 करोड़ की. हाँ जी डील कर लेंगे, बात खत्म हो गई. फ्लोर बिक जाएगा, हाँ तो हम डील कर लेंगे, है ना. उनको तो सारे नक्शे भी याद होते हैं, उनको शेर मुखा, गौ मुखा, टेढ़ा मेढ़ा, श्रापित, भूत प्रेत, जो है फ्लैट बिकेगा वो ले लेगा. सेल्फ यूजर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है. ही हैज टू सी, बिकॉज, एंड मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत है भाई, होनी भी चाहिए, उससे तो रहना है ना. बिल्डर ने तो बेचना है. इस रिक्वायरमेंट का आदमी नहीं लेगा, दूसरी रिक्वायरमेंट का ले लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. सो एक चीज बताओ, एनआरआई साउथ दिल्ली में भी इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, मतलब कैन दे अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन साउथ दिल्ली? हाँ, अब देखो साउथ दिल्ली इज नॉट सो मच फॉर इन्वेस्टमेंट रियली, इफ यू सी.
ओके, साउथ दिल्ली ना एक एफडी है, अच्छा, स्टॉक मार्केट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यार आपने वहाँ पे 20 करोड़ की चीज़ खरीदी है जी, वो तो 40 हो जाएगी 2 साल में, नहीं, है ना। साउथ दिल्ली का ऐसा है कि इट्स अ वेरी स्टेबल मार्केट। अगर मार्केट्स गिर गई, जैसे आज बहुत बढ़ चुकी हैं, अगर क्रैश आ गया, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि रियल एस्टेट हमेशा ही बढ़ता है, सारे मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं बढ़ती। क्रैश हो सकती है, स्टक हो सकती है, सेम रेट पे अटक सकती है। सेम रेट पे 5 साल तक अटक जाने का मतलब है, अगर इन्फ्लेशन फैक्टर इन करोगे 40% गिर गई है। एन एजुकेटेड पर्सन विल लुक एट इट लाइक दैट। यस, तो साउथ दिल्ली बड़ी स्टेबल मार्केट है, धीरे धीरे ही बढ़ती है, धीरे धीरे ही गिरती है। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड यू फील कि यार मेरे को कहीं एक सेफ एसेट में रहना है जहाँ मेरे को 10-20% की रिटर्न आ जाए पर मेरी डाउन साइड की रिस्क बहुत कम है, ओके, देन साउथ दिल्ली इज़ अ इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर आदमी जो साउथ दिल्ली में खरीद रहा है वो रहने के लिए खरीद रहा है, एंड यूजर, एंड यूज़र की ही मार्केट है, तभी इतनी स्टेबल है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर घर 10% सस्ते हो गए या महंगे हो गए तो आप कहोगे नहीं अब मैं घर में नहीं रहूँगा अपने। हाँ बिल्कुल जिसने ठीक है, घर बनाना है वो अपना घर बना लेगा। Yeah. हाँ, कुछ हॉरिबली रॉन्ग हो गया, इंडिया चाइना का वॉर हो गया और भाई ऐसा कुछ हो गया कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बैन कर दिया, कुछ कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई और बिल्कुल पैसे बहुत ही टाइट हो गए जो होने नहीं वाले, वी ऑल नो। पर कोई हो गया ग्लोबल इवेंट तो एक अलग बात है। उसमें भी आई वुड से कि अगर एक गोवा जैसी मार्केट जो बैलिस्टिकली बड़ी है, जो 4 गुना हो गई, शायद वो बैलिस्टिकली गिर भी जाए। यस, हो सकता है वो 80% गिर जाए। मैं ये नहीं कह रहा वो गिरने वाली है, दुश्मनी नहीं बनानी मैंने, बट साउथ दिल्ली हो सकता है उसमें 20% या 10% ही गिरे। या आई एग्री। तो साउथ दिल्ली में रेंटल्स कैसे रहते हैं? क्या जिस हिसाब से प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई हैं उस हिसाब से रेंटल्स भी हाई हैं और रेंटल्स की डिमांड रहती है वहाँ पे? डिमांड है। इंडिया ओवरऑल स्पेशली इन एनसीआर रेंटल रिटर्न इज वेरी लो। ओके, So it is a very poor investment to buy a builder floor or an apartment and put it on rent. This is the frank opinion. This is a cold honest truth. 2.5 से 3% की रिटर्न है। दैट्स इट, साल की। गुड़गांव में भी यही है। बिल्डर फ्लोर आप लो किराए पे तो इतनी है, Yeah. कोई रिटर्न थोड़ी है ये। अच्छा, फ्लैट आपका पुराना हो रहा है तो उसकी भी वैल्यू गिर रही है, तो जो कमा रहे हो उतना ही वहाँ गवा रहे हो। बस ये है, जैसे 2004 से 14 में अगर आप देखो रेट 10 गुना हो गए थे। यस, तो जो 10 करोड़ का, जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो 10 करोड़ का हो गया था फॉर एग्जाम्पल। तो लोगों ने जब 1 करोड़ का प्लॉट था तो समझ लो किसी ने 40 लाख का फ्लैट लिया। जब उसने 10 साल बाद बेचा तो उसको लॉस नहीं हुआ, वैसे उसको किराया भी आया, उसका रेट भी बढ़ा, लेकिन उसका 10 गुना नहीं बढ़ा। उसका जो 40 लाख का फ्लैट था वो 4 करोड़ का नहीं हुआ, वो शायद 1.5 करोड़ का बिक गया होगा बाद में। अच्छा, तो वो सोच रहे हैं लोग कि उन्होंने पैसे कमाए प्लस रेंट भी खाया, इतना बढ़िया हो गया। ऐसा हुआ नहीं। ओके, अगर वही उन्होंने 40 लाख का फ्लैट खरीदा था, रेडी होते बेच दिया होता, समझ लो 45 का 50 का, फिर दूसरा खरीद लिया होता बुकिंग में, रेडी होती बेच दिया होता, अगर पुराना नहीं होने दिया होता तो वो 40 लाख रुपए आपके 4 करोड़ रुपए क्रॉस कर गए होते बड़े आराम से। वाह, तो वो 40 लाख का फ्लैट जिसने 1.5 करोड़ का बेचा, वो अगर 4 करोड़ नहीं गया तो उसने 2.5 करोड़ रुपए गंवाए हैं। दिस इज एन इन्वेस्टर्स माइंडसेट, दिस इज हाउ यू शुड सी एज एन इन्वेस्टर। ओके, ऑन द अदर हैंड, आपने रहने के लिए घर लिया था 40 लाख का, वो 1.5 करोड़ का हो गया और आप वहाँ रहे भी, आपने एंजॉय भी किया, टोटली वर्थ इट, आई एग्री, है ना। सो इट इज मोर फॉर कंजम्पशन, ओके, आई वुड से। इट इज अ होम। Homes are not necessarily assets. It's a very debatable point, you know. It is an asset to some degree. कल को आप बेच सकते हो, पैसे उससे आ सकते हैं, है ना। आप उसमें रहते हो, एंजॉय करते हो, it gives you stability, okay. So that is an इमोशनल asset. स्टेबिलिटी में भी, Okay, it does. It doesn't to me, but for someone जिसको देता है उसके लिए है। मैं खुद घर बेचता हूँ, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ। पर बिल्डर फ्लोर्स में अगर किसी को पैसे कमाने, बनने से पहले लो, रेडी होते बेच दो, पुराना मत होने दो, you will make a lot of money. तो बिल्डर फ्लोर क्या डायरेक्टली लिंक्ड होता है प्लॉट के प्राइसेस से? Absolutely. क्योंकि जैसे आपने बोला प्लॉट महंगा होता जाता है बट बिल्डर फ्लोर उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। नहीं, बिल्डर फ्लोर उतनी ही तेजी से बढ़ता है। मैं पुराने बिल्डर फ्लोर का कंपैरिजन कर रहा था, तो समझ लो आज एक प्लॉट है वो 10 करोड़ का है, या चलो 20 करोड़ का प्लॉट लगा लो और समझ लो फ्लैट उसमें एक बिल्डर फ्लोर 7 करोड़ रुपए का, ऐसी एवरेज लगा रहे हैं, बिकता है। अगर वो प्लॉट अब 30 करोड़ का हो गया तो ऑब्वियसली जो फ्लैट भी था वो भी शायद 11, 11.5, 12 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज आप जब फ्लैट 20 करोड़ का है, प्लॉट 20 करोड़ का है और आपने एक फ्लैट लिया
7 करोड़ का। Yeah. आज से 5 साल बाद प्लॉट महंगे हो गए, 30 के हो गए, और नए फ्लैट 11-12 के हो गए। तो आपका जो फ्लैट था जो आपने 7 का लिया था वो 11-12 का नहीं बिकेगा, वो शायद 9 का बिकेगा। Yeah, obviously. तो वो स्पीड से शायद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो आज एक पुराना फ्लैट है। जब कोई लेने आएगा वो कहेगा यार 11 का तो नया मिल रहा है, ये तो मैं तब लूंगा जब मुझे 8 का मिलेगा। Obviously. अगर 10 का भी मिलेगा तो मैं 1 रुपये और डाल के यार वही ले लेता हूँ। क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन में अपग्रेडेड मटेरियल होता है, अपग्रेडेड हर चीज अपग्रेडेड नई होती चीज़ है। नहीं है अब तो, वैसे भी मतलब जैसे कुछ ना कोई नया फीचर आ जाता है, कभी स्टिल्ट पार्किंग आ गई, कभी नई हाइट आ गई, कभी फ्लैट का एरिया बड़ा हो गया, कभी बैल्कनीज बड़ी पास होनी शुरू हो गई, नया ट्रेंड आ गया कंस्ट्रक्शन का, बेटर बाथरूम फिटिंग्स, बेटर फ्लोरिंग्स, बेटर सिस्टम्स इन द हाउस, यू नो, बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मैं कहता हूँ सब कुछ सेम भी हो, पुराना वाला बेटर भी हो। नए फ्लैट के पैसे हमेशा कोई ज़्यादा देगा पुराने से, ऑब्वियसली। तो जो आपने 7 करोड़ का फ्लैट लिया था, आज अगर नया 11-12 का है तो आपको 8-9 ही मिलेंगे। ओके। तो आप कह सकते हो कि यार हमने तो 7 का ही लिया था ना, हमने तो फिर भी कमा लिए, ठीक है। पर अगर आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो इट वॉज अ वेरी पुअर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे चलो जी रेट बढ़ गए थे, अगर ना बढ़ते तो स्टेबल, अगर तब भी प्लॉट 20 का था और 5 साल बाद भी 20 का है, तब भी नया फ्लैट 7 का था, आज भी नया फ्लैट 7 का, तो आपका तो 5 का बिकेगा, तो फिर तो आप 2 करोड़ रुपए गवा जाओगे। एग्री 100%। सो इट्स नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड से। आप लो, रेडी होने से पहले 2 साल में रेडी होगा, बेच दो, यू विल मेक गुड प्रॉफिट। फिर दोबारा खरीदना है खरीद लो, वैसे ही कुछ स्टार्टिंग में, फिर बेच दो। फ्लिपिंग जिसको बोला जाता है, फ्लिपिंग ऑफ द हाउसेस। यस। ओके, तो कुछ ऐसा आपने देखा हो अभी रिसेंटली, जैसे अब बहुत सारी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स आते हैं, यू नो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं घर के अंदर, कुछ ऐसा आपने यूनिक देखा हो किसी घर के अंदर जाके रिसेंटली जो आपको लगा वाह ऐसा भी होता है, हमने कभी देखा नहीं था? हाँ, तो अभी एक नई प्रॉपर्टी बनी है यहाँ साउथ दिल्ली में, जीके में किसी ने बनाई है। सो व्हाट द बिल्डर हैज डन, ही हैज गिवन हीटेड फ्लोरिंग इन ऑल द बाथरूम्स। ओह अच्छा। तो लॉजिक, और सारे के सारे जो बेडरूम्स हैं उसमें इंजीनियर्ड वुड लगाया हुआ। ओह, इंजीनियर्ड वुड इज बेटर वुडन फ्लोरिंग देन एक लैमिनेट होता है। इंजीनियर्ड वुड इज एक्चुअली काइंड ऑफ रियल वुड, यू कैन से। ओह अच्छा। महंगा आता है वो, 700 रुपये से 1000 रुपये फुट की फ्लोरिंग है वो। नॉर्मल लैमिनेट 50 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में आता है। इटालियन मार्बल से भी महंगा आता है? इटालियन मार्बल से महंगा है अगर हम एक यूजुअल इटालियन मार्बल, इटालियन मार्बल की भी बड़ी रेंज है। जैसे उसने जो ड्राइंग रूम में पत्थर लगाया वो वाइट ऑनिक्स लगाया हुआ है, वो 1000-1500 रुपये फुट का होगा मेरे ख्याल से, 2000 का भी हो सकता है। कई पत्थर ऐसे भी हैं जो 10 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट भी आते हैं। वो आपको बहुत ही हाई एंड बंगलोज में मिलेंगे। 10 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट? एक मिनट, मैं सही सुन रहा हूँ? 10 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट? बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप असली सतवारियों की असली रेंज जाके स्टडी करना शुरू करोगे तो जो सबसे थका हुआ आता है वो 2000 से शायद शुरू होता है। वाह, हमने गुड़गांव में कभी नहीं देखे ऐसे मटेरियल। नहीं, यहाँ पे भी कोई बिल्डर नहीं लगाता, पर अगर आप जैसे कमीलियाज में जाके कोई हाई एंड अपार्टमेंट्स देखोगे, वहाँ पे लोगों ने लगाया यार। वहाँ सोचो ना, 7300 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं जिसमें कारपेट एरिया कितना है, 4-5 हज़ार फुट है। उस 4-5 हज़ार रुपये फुट में 7-8 करोड़ रुपए तो इंटीरियर्स के दे रहे हैं लोग। तो जो 7-8 करोड़ रुपए में 500 गज की पूरी बिल्डिंग बन जाती है यार। एग्री 400 की तो बनी जाती है। एग्री। तो वो इंटीरियर में इतना पैसा लगा रहे हैं, विच इंक्लूड्स लूज फर्नीचर ऑल्सो। तो मतलब पहले 60-65 करोड़ का वो फ्लैट खरीदते हैं और उसके ऊपर 8 से 10 करोड़ ऊपर लगा देते हैं। इससे ज़्यादा भी लगा देते हैं कभी कभी। अच्छा। इंटीरियर्स की कोई लिमिट थोड़ी है। दिस इज जैसे एक पेंटिंग है, आप ऐसे नहीं देख सकते कि उसका पैसा कितना लगा। अब पेंटिंग बनाने में कितना पैसा लगा है महबूब हुसैन का? 1000 कुछ भी नहीं लगा। हाँ, वो भी कोई दे गया होगा उसको फ्री में, हमें क्या पता। 100 रुपये लगे होंगे उसके, कुछ भी नहीं लगे। हम कहते हैं यार तू अपने टाइम का जोड़ ले 2-4 लाख रुपए, तू पेंटिंग करोड़ की क्यों बेच रहा है? बिकॉज इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। सो ऐसे डिजाइनर्स का काम जो है, इट इज अ पीस ऑफ आर्ट। वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जैसे चीज़ें रखी हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि आपने इंटीरियर्स कैसे किए हैं, फिर लूज फर्नीचर क्या बनाया, कौन सा किसके साथ जाएगा, फिर वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पॉट्स यहाँ रखने हैं, वहाँ वो बुक रखनी है, ये करना है, ये सब एक आर्ट है बेसिकली। सो दे आर चार्जिंग यू फॉर इट ऑल्सो। सो अभी अगर आपके पास आज 100 करोड़ हो तो आप घर नहीं खरीदोगे अपने लिए? यार मैं इतना अच्छा कोट पहन के आया, मैंने ये भी लगाया, आपको पता चल गया मेरे पास 100 करोड़ नहीं है। नहीं, मैं एक जनरली पूछ रहा हूँ कि अगर 100 करोड़ का आपका घर लेने का बजट हो
घर लेने का 100 करोड़ का। हाँ, अगर आपके पास बजट हो कि मेरे को 100 करोड़ का घर खरीदना है, वुड यू बाय अ होम, या वुड यू से कि नहीं यार इसको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कोई छोटा घर ले लेते हैं? गुड क्वेश्चन। 100 करोड़ का घर लेने का मतलब है मेरे पास 1000-2000 करोड़ तो हैं, बिल्कुल नहीं होने तो चाहिए। मैं नहीं लगाऊंगा 100 करोड़ रुपए। ओके आई एम वेरी क्लियर, ओके। आई हैव बेटर यूज ऑफ द मनी। और पता नहीं समहाउ उस तरह से सोच नहीं पा रहा मैं एक्चुअली कि 1000 करोड़ पे मैं फील कैसा करूंगा, है ना। कि मैं उठ के ही ना चला जाऊँ थोड़ी देर में, मैं कॉकी हो जाऊँ। 1000 करोड़ में मैं बात नहीं करता। बट लेट अस जस्ट से इफ आई वाज टू स्पेंड 100 करोड़ ऑन अ हाउस, तो मैं कहीं ऐसी जगह लूंगा जहाँ पे मेरे को साथ में बहुत बड़ी ग्रीनरी हो। जैसे GK2 में एक जगह है जहाँ पीछे 435 एकड़ की ग्रीनरी है, अच्छा। जहाँ बना फॉरेस्ट कहते हैं उसको। सो और सफदरजंग इंक्लेव, ग्रीन पार्क और SDA के बीचों बीच एक ग्रीनरी है जिसको डियर पार्क वगैरह कहते हैं। डियर पार्क, रोज गार्डन, डिस्ट्रिक्ट पार्क, तीनों जुड़े हुए हैं। वो 100 एकड़ की ग्रीनरी है। तो वहां पे तो फिर एकदम AQI बेटर हो जाता होगा। डेफिनेटली होता होगा, प्लस ऑक्सीजन बेटर होती है, या प्लस आई लव दैट स्मेल ऑफ फ्रेशनेस। कुछ हद तक ये फार्म्स वगैरह में आती है, बट फार्म एरियाज वगैरह थोड़ा सा ना आना जाना बड़ा रश वाला एरिया है। अनऑर्गेनाइज्ड है। So I would go and buy a very nice house and just make my own house right next to some such greenery. ओह अच्छा। मैंने ऐसी एक प्रॉपर्टी किसी को बेची है जो 600 गज 3 साइड कॉर्नर एंड फेसेस द रोज गार्डन। The way I am, I would just buy a floor. Maybe I don't know. I don't really mind living with other people. I love it. मुझे लगता नहीं कि मेरे को लगेगा कि मेरे को बंगलो ही चाहिए अपना। कमिंग टू थिंक ऑफ इट, बट 100 करोड़ नहीं खर्च पाऊंगा मैं। आपको 100 करोड़ खर्च नहीं है तो फिर बंगलो लेना पड़ेगा। ठीक है। और सी इतनी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो साउथ दिल्ली में है, ये एक आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। तो आपके पास क्या, किस कैटेगरी के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आते हैं आपके पास? इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं? किस तरह की क्लाइंटेल, किस तरह के आते हैं? मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। जो साउथ दिल्ली में देखो इस चीज़ का है, देखो थोड़ी सी ना अपनी ईगो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती है कि यार मैं देखो इतने बड़े आदमी से तो डील कर रहा हूँ ना, या कुछ मैंने पैसे भी कमा लिए, चल ठीक है। तो मेरा दोस्त आगे निकल गया तो क्या, पैसे तो मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं ये अच्छा भी लगता है कि अच्छा आई हैव एक्सेस टू सच सेलिब्रिटीज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, पर हाँ मैंने फिल्म स्टार्स के साथ भी किया काम। वाओ। क्रिकेटर्स के साथ डील नहीं हुई, पर आई एम क्लोजली कनेक्टेड, काम हम किया है। घर दिखाए हैं यार एक तो क्या है ना, मैं आई बिलीव इन एडिंग वैल्यू। आप मुझे फ़ोन करो, आशुतोष ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये है, मैं कहूँगा उसके पास चले जाओ, वहाँ से डील ले लो, बहुत अच्छी मिल रही है आपको। अच्छा। आई डोंट रियली केयर, मेरे से ले लो, आई वुड डेफिनेटली लव इट, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ प्रेफरेंस ऑल्सो। मैं कोई ऐसा महात्मा भी नहीं हूँ, पर अगर उसका फ़ायदा हो रहा है और उसकी डील ऑलरेडी हो गई है, उसको पेपर वर्क में हेल्प चाहिए, तो मैं बंदगी कर देता हूँ नॉर्मली। तो इस वजह से काफ़ी लोग मुझसे कनेक्टेड भी रहते हैं। नहीं, साउथ दिल्ली में जिन लोगों से आप डील करते होगे, इतने वो वेल एस्टैब्लिश लोग होते हैं, उन्होंने लाइफ में अचीव किया होता है, तो उनसे तो सीखने को भी बहुत मिलता होगा। बहुत सीखने को मिलता है। मेरा एक अब तो ऑलमोस्ट इज़ अ फ्रेंड, इज़ अ वेरी गुड गाय, ही हैज़ अ गुड कंपनी, आई कांट गिव स्पेसिफिक्स बट ही हैज़ अ बिग कंपनी एंड ऑल दैट। और वो ना कभी कभी मैं उसको रियल एस्टेट की डील में कहता हूँ ऐसा कर लेते हैं, तो वो मुझे करेक्ट कर देता है, नहीं यार ये छोटी बात हो जाएगी। अच्छा। मैंने देखा यार, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ये घटिया हैं, ये चोर हैं, ये ऐसा नहीं है यार। जितने आप ये बड़े लोग जो बने हैं, बड़े लोग या जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, आप उनके साथ बैठोगे ना, दे वेरी क्लासी पीपल, दे रियली केयर अबाउट पीपल, दे रियली केयर कि आई गेट पेड इनफ। मैंने उसको कहा यार आप मुझसे इतनी डील्स भी लेते हो, मैं आपके लिए 0.75% कर देता हूँ अपनी कमीशन। उसने कहा नहीं यार 1% तो वैसे ही कम है, मैं 1% ही दूंगा तेरे को। आप सोचो, मतलब वो बंदा सिर्फ इन्वेस्ट के लिए कर रहा है और उसको कुछ रहना भी नहीं है उस घर में। और मेरे लिए भी कोई इतना वो नहीं है कि उसने ऐसा कि मेरे को पैसे ज़्यादा मिल गए, पर इट फील्स वेरी गुड, इट इज़ अ लर्निंग। वो कह रहा है नहीं यार तू इतनी वैल्यू ऐड कर रहा है, इतने तेरे को इतना तो तू लेगा ही, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, हम डील में जोर लगाएंगे, तेरे में जोर नहीं लगाएंगे। मैं ठीक है। आप रियल एस्टेट में तो कमाल कर ही रहे हो, बट साथ ही साथ मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हो। आपने यूट्यूब पे भी एक बहुत अच्छी फॉलोइंग बनाई है। आई सी दैट you have written many guidebooks also, customer guidebook, even investor guidebook.
तो आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हो, वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और उसमें कैसे इंटरेस्ट जागा? आपको टाइम कहाँ से मिला रियल एस्टेट से सोशल मीडिया पे आने के लिए? तो टाइम तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता, और जो भी चीज़ अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं। Yeah. जैसे अगर अभी मेरी डॉटर का फ़ोन आ जाए कि पापा ये प्रॉब्लम है, तो मैं टाइम क्रिएट कर लूँगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ठीक है। तो टाइम तो क्रिएट करना पड़ता है। सो इट Yeah. अगेन कम्स डाउन टू एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको ये बात समझ आ गई, रियलाइज़ हो गया कि क्या ज़रूरी है, Yeah. तो आप फिर उसको कर जाओगे। तो इसको भी मैंने काफ़ी स्टडी किया। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई लर्न, आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़, दिस दैट। तो कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने सीखा और मुझे ये समझ आया कि जब तक लोगों को यही नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ ठीक से, तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाऊँगा। Yeah. तो वहाँ से फिर मैंने कहा अच्छा, एक तो ये है। अच्छा, दूसरा मैं वैल्यू ऐड करना चाहता था। जैसे मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि आई कैन स्टैंड आउट ओनली इफ आई कैन ऐड मोर वैल्यू टू पीपल। तो मैं कैसे ऐड करूँ? तो मेरे को आया यार, अच्छा मैं लोगों को जा के अगर बताऊँ कि सर जब आप डील करोगे ऐसे करना, तो उनको बड़ी हेल्प होएगी। पर वो तो मारेंगे मेरे को कि साले तू क्या हमारे घर आके या हमारे को फ़ोन करता रहता है। तो ये वीडियो का बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं हेल्थ के बड़े वीडियोस देखता था, ओके। और उससे मैंने अपनी हेल्थ बहुत ठीक की। तो मैंने कहा यार हम भी इसके बनाना शुरू करते हैं। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड आई फाउंड आउट कि जैसे आपने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया, यार ये कैसे होता है, मैंने कहा तो इसका वीडियो बना देंगे। तो आपको तो बता दिया उस टाइम, बाद में वीडियो बना दिया। ओके। फिर ऐसे ही फिर पता चला अच्छा लोग प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं पर अभी खरीदना नहीं चाहते, बट दे वांट टू सी। तो हमने कहा यार होम टूर बनाते हैं ना, देखने दो लोगों को, हमारा भी क्या लग रहा है। वेरी गुड। एक बार ही बना दिया, 10 साल तक चलता रहेगा वहाँ पे यूट्यूब पे। फिर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ये वो, और लोग अप्रिशिएट करते थे, तो हम कहते थे अच्छा और बना देते हैं। तो मैं क्या करता था, वैसे यूट्यूब का तो ऐसा था कि पहले मैं क्या करता था, वीडियो बनाता था, अपने सारे क्लाइंट्स को वीडियो बना के भेज देता था। ओके। तो दे रियली अप्रिशिएट। फिर मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा। फिर जब मैंने वो करना शुरू किया, फिर यूट्यूब पे और लोग देखने लगे, तो मैंने कहा अच्छा इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं। देन आई रियली गॉट वेरी बिजी विद लर्निंग कैसे करना है, और लास्ट 1 साल में ही हमने सारा कुछ किया। तो आपने प्रॉपर उस पर फिर मेहनत करी? बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसे भी बहुत लगाए हैं, बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसे लगाए हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट वन थिंग दैट आई डिड, क्योंकि वो मुझे अब उससे बाहर ले आया है कि मैं अननोन नहीं हूँ। और लोगों ने ना अज्यूम किया हुआ है, और हमने भी किया होता है जब एक सेल्समैन के पास जाते हैं कि ये सेल्समैन इनकॉम्पिटेंट है, अनट्रस्टवर्दी है, फ्रॉड है साला। तो इनको आप कैसे तोड़ोगे? आप बोलोगे सर मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। yeah. सो व्हेन आई सेंड अ प्रॉपर्टी का वीडियो, दे नो अच्छा ये कोई रियल एस्टेट एजेंट तो है, फ्रॉड तो नहीं है। ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसको इस प्रॉपर्टी की नॉलेज है, yeah. इसके इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सालों से लगा हुआ है, तो कुछ काम करता होगा मार्केट में, हवा में नहीं मार रहा। कहीं ना कहीं पे वो ट्रस्ट इतना तो बिल्ड हो गया। अब मैं उसको चूना लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा कि बात रहेगी सिर्फ, है ना। तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है। हो सकता है एक बंदा ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 13 साल में एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करता है, एक एवरेज है। yeah. कोई 50 साल में करता होगा, कोई हर 3 साल में 2 साल में करता होगा, पर एक एवरेज 13 साल की है। तो 13 साल तक ऑन एन एवरेज आपको उससे टच में रहना है। कैसे रहोगे? एक ही तरीका है अब तो, सोशल मीडिया, या उसको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजोगे। वो क्यों देखे आपके व्हाट्सएप मैसेज? तीसरे मैसेज के बाद आपको ब्लॉक कर देता है, इरिटेट हो जाएगा वो। पर आप जब उसको ऐसा मैसेज भेजोगे, एक वीडियो भेजोगे अपना, या कुछ ऐसा मैसेज भेजोगे कि सर अब हाउस टैक्स की रिबेट आ गई है, अगर आप अभी जमा कराओगे आपको ना 30% ऑफ मिलेगा, या एक नया लॉ आ गया है जिसकी वजह से बैल्कनीज बड़ी बनेंगी, आपको अपनी बड़ी करनी हो बैल्कनी आप कर लो, या नया घर आपको चाहिए हो तो ये दिस इज अ गुड टाइम, या ऐसे ही आपको वैल्यू ऐड भेजोगे, बंदा वैल्यू करेगा। 100%। आशुतोष जी बहुत मज़ा आ रहा है। नाउ वी हैव रीच्ड आवर फाइनल राउंड जी। इसमें ना थोड़ा सा अब आपकी इमेजिनेशन का काम आएगा। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है द टाइम मशीन। ओके। तो ये प्रॉप है आपके लिए, आपको इसमें से देखना है और हमें ये बताना है कि 2050 आज से 25 साल बाद आपको क्या दिख रहा है, साउथ दिल्ली रियल एस्टेट के बारे में आपको क्या दिख रहा है, साउथ दिल्ली की स्काईलाइन कैसी दिख रही है, या व्हाटएवर आपकी इमेजिनेशन क्या बताती है 2050 में कैसा होगा। 2050 में एक बारी देख के पहले बताना है आपने। ये वहां तक ले जाएगा ना मेरे को? ले जाएगा ठीक से देख लो। ये
2050 में देखना नहीं, 50 45 पे आया अभी। देखना है जी, नहीं 50 ये देखना मैं थोड़ा घुमा लूँ, ये आ गया 50। पहले तो मैं खुद को देख लूँ। है। आप तो फिट हो। मैं बिल्कुल एक सेक्सी बुड्ढा जिसको कहते हैं ना, ये बाल हेल्दी, ग्रे हुए कि नहीं अभी? हेल्दी सेक्सी एंड रिच बुड्ढा, यू नो, ये मैं हूँ। ग्रे तो अभी सही है। तो ठीक है। रियल एस्टेट वाइज सारा कुछ बदल गया यार। यार 2050 में ना जो हम अभी कर रहे हैं तो स्टोन एज लग रही है। अच्छा, हम तो अभी स्टोन एज में हैं ओके। कि वहाँ तो जो मार्केटिंग हो रही है, जो घर बन रहे हैं और जिस तरह से लोग डील कर रहे हैं, जैसे आज की डेट में तो काफ़ी सारे एजेंट्स या काफ़ी सारे बिल्डर्स पार्टियों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई क्यों आ गए उठ के, स्पेशली डील होने के बाद। या तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। वहाँ तो ऐसे लग रहा है आप किसी 5 स्टार होटल में आए हो। वाह। लोग आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं अपने बायर्स को। घर क्या बने हुए हैं यार, मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड। साउथ दिल्ली में हाई राइज आए हैं? नहीं, हाई राइज नहीं आ पा रहे क्योंकि वहाँ पे वही है ना, प्लॉट्स जगह ही ही है ना। नहीं है। हाँ, तो पर जो अपार्टमेंट्स हैं वो बड़े हाई एंड हो गए हैं। एआई आई है अभी, होम एआई ने होम आग लगा रखी ऑटोमेशन। है, सब कुछ एआई पे चल रहा है। ना कोई अपने आप को कोई गाड़ी चला रहा है ना कुछ, सब कुछ एआई से ही ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, मतलब रेड लाइट्स भी अगर आप देखोगे जो इतनी बढ़िया वो हैं कि जब खाली है तो अपने आप वो रेड हो जाती है, बाकी ग्रीन हो जाती हैं। वाह। इट इज ऑल एनर्जी। पोल्यूशन है ही नहीं, पता नहीं क्या किया इन्होंने। बीच में जाके देखूं, धुआं खत्म हो गया। दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो हाँ गया। यार, एक्सीलेंट। कुछ एआई शेआई से ही होना है। तो मज़ा आएगा फिर तो 2050 में। हमें फिट रहना है और फिट रहना है यार, नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। 2000 मतलब मैं होऊंगा 65 साल का मोटा मोटा उस टाइम। या, तो 65 साल में फिट रहना है, कुछ करना पड़ेगा। चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं पर ये ध्यान रखना। या साउथ दिल्ली तो बिल्कुल आउट ऑफ बजट हो चुका है, सबके आउट ऑफ बजट हो चुका क्योंकि आउट ऑफ बजट तो ना वर्ड ही गलत है। है। हाँ, बजट तो वो है जो जितना आप फेस कर सकते हो। अब जो लोग हैं जिन्होंने 2-2 हज़ार करोड़ रुपए कमाए हैं, खर्चे हैं, या 1-1 लाख करोड़ रुपए भी कमाया जिसने, वो बंदे ही हैं यार। या इट इज़ अ माइंड सेट। यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, यू डू इट। मुझे लगता था मैं कभी 1 लाख रुपए पे कभी पहुंच ही नहीं सकता महीने पे, है ना। तो वो तो माइंड सेट ही गलत था। फिर धीरे धीरे आपको एक्सपैंड करना। सो कोई ना कोई उस घर को खरीदता है, या व्हाई कांट इट बी यू। सो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आउट ऑफ बजट है, आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपना बजट बनाऊं। मैं कैसे एक्सपेंड करूं। या एग्री। द ओनली थिंग इज इफ एनीथिंग इज लैकिंग, इट इज लैकिंग इन मी। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत है या कि क्या ठीक से करना है। एक्सीलेंट आशुतोष जी, फाइनल थॉट्स आपके, मज़ा आ गया सुन के। इसको पॉडकास्ट को इससे बेटर तरीके से एंड नहीं कर सकते। एंड ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे आज बहुत मज़ा आया। कमाल की स्टोरीज हैं आपके पास, आपका बोलने का स्टाइल भी कमाल है। तो बहुत मज़ा आया आज। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया और कहानियाँ सुनाने में मज़ा आया, पर आपकी कंपनी में आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे थे कि मैं उन कहानियों तक पहुंच भी पाया। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। यू वेरी वेलकम, थैंक यू।